नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अंशिका और हम आपको रूबरू करवाएंगे तमाम अहम खबरों के साथ। टॉप 10 में कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर मध्य प्रदेश में आक्रामक चुनावी राजनीति हो रही है। एमपी के ही बैतूल में सिद्धू की रैली के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे शहर में ताप्ती के जल का छिड़काव कर शुद्धिकरण किया। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प भी हो गई। इस प्रदर्शन में आपको मोदी मोदी के नारे सुनाई पड़ रहे होंगे, लेकिन जरा गौर से देखिए, बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं के हाथ में जल पात्र हैं और ये सड़कों पर पानी छिड़कते चल रहे हैं और इनके साथ पढ़ा जा रहा है शुद्धिकरण मंत्र। बीजेपी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के बैतूल में सड़क सड़क गली गली घूम रहे थे और ताप्ती का जल छिड़क कर शुद्धिकरण कर रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि बीजेपी समर्थकों का मानना था कि सिद्धू के बैतूल आगमन से शहर की जमीन अशुद्ध हो गई थी। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि सिद्धू के जो सेना पर आरोप लगाए गए थे और सर्जिकल स्ट्राइक पे जो बातें कही गई थी, उसके विरोध में यहाँ पर ताप्ती जी का जल छिड़ककर मुल्तान नगर को शुद्ध किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की टोली अभी शुद्धिकरण करते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसका सामना कांग्रेस की टोली से हो गया। कांग्रेसी समर्थक मोदी विरोधी नारे लगा रहे थे। कुछ ही देर में ऐसी हालत हो गई कि दोनों ओर से नारेबाजी उग्र होने लगी। बात हाथापाई तक उतर आई, लेकिन कुछ कार्यकर्ता बीच बचाव भी करते रहे। तब तक मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन नारेबाजी नहीं रुकी। पुलिस के दखल के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में सुलह हो गई और सभी अपनी अपनी राह चल दिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। सिद्धू जी ने ऐसा कोई पुलवामा के शहीदों में कोई ऐसी बात नहीं की है। बैतूल के मुल्ताई में सिद्धू का चुनावी कार्यक्रम था। बीजेपी का आरोप है कि सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने वाले और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और जनरल बाजवा से गले मिलने वाले सिद्धू देशभक्त नहीं हो सकते और इन्हीं आरोपों के तहत बीजेपी समर्थक ताप्ती कुंड से पवित्र जल लेकर शहर का शुद्धिकरण कर रहे थे। टीम न्यूज नेशन। चुनावी लड़ाई में नेताओं की बदजुबानी का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है और उसकी कई मिसाल मध्य प्रदेश से मिल रही हैं। ऐसा ही एक बयान कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया है, जिसमें पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की गई है। भोपाल की अलग अलग रैलियों में सिद्धू ने क्या कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। भोपाल में दिग्विजय सिंह के प्रचार के लिए पहुंचे सिद्धू अपनी शेरो शायरी से लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं, तालियां भी ठुकवा रहे हैं और मोदी सरकार पर चुनावी हमले भी कर रहे हैं। मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और मोदी से सच बुलवाना असंभव है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। 3 मोदी भाग गए, चौथा बोल रहा झूठ। नरेंद्र भाई मोदी, बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगौड़ों की। हंस लो ताली ठोको, सच्ची बोल रहा हूं। तालियां सुनने की चाहत में इसी तरह के चुनावी भाषणों में सोमवार को सिद्धू ने भोपाल की 2 रैलियों में पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। तुम मुझसे तगड़े हो भोपाल वालों, राजा भोज की नगरी वालों, तुम मुझसे तगड़े हो, ऐसा छक्का मारो। इसके आगे सिद्धू ने जो बोला वो सुनाने लायक भी नहीं है और ऐसे भाषण सिद्धू ने एक बार नहीं भोपाल की अलग अलग रैलियों में दिए। सिद्धू दिग्विजय सिंह का प्रचार करने गए हैं और जब सिद्धू इस तरह की भाषणबाजी कर रहे थे तो दिग्विजय सिंह साथ में खड़े तालियां बजा रहे थे। सिद्धू अपनी ऐसी ही कुछ आपत्तिजनक बयानबाजी को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई भुगत चुके हैं, क्योंकि बिहार के कटिहार में मुसलमानों के एकजुट होकर वोट करने वाले बयान को लेकर चुनाव आयोग ने 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे से 72 घंटे का बैन लगा दिया था। सिद्धू को प्रचार करने पर लगाए गए चुनाव आयोग के बैन को खत्म हुए
3 दिन भी नहीं गुजरे कि सिद्धू एक बार फिर विवादित बयानबाजी करने लगे। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धू की इन बयानबाजियों को लेकर क्या रुख अपनाती है। टीम न्यूज़ नेशन। उधर दिग्विजय सिंह की सभा में फिर एक मुश्किल आ गई। दिग्विजय जब भोपाल के दीपड़ी गांव में एक चुनावी सभा कर रहे थे तभी बिजली चली गई। इससे भड़के दिग्विजय ने एक अफसर को फोन पर खूब खरी-खोटी सुनाई। आप भी देखिए पूरा वाकया। चुनाव प्रचार के मंच पर पावर कट से दिग्विजय सिंह का पारा चढ़ गया। उन्होंने फौरन बिजली विभाग के अधिकारी को फोन लगाया और माइक पर ही उसकी आवाज सुनाने लगे। जी चौहान साहब नमस्कार। आप अब हमारा मोबाइल माइक के उस पर हैं आप। यहाँ पे 2 बार मीटिंग हो गई मेरी, जहाँ मैं जा रहा हूँ बिजली कट रही है। क्या शेड्यूल कट है क्या? कट नहीं है तो यहाँ बिजली कट कैसे रही है फिर? अरे इन्वेस्टिगेशन तो आप करेंगे, लेकिन आपके नीचे के लोग सब गड़बड़ कर रहे हैं, उनके आप क्या नियंत्रण कर रहे हैं आप? ये एई साहब भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। इसी बीच मंच पर मौजूद लोगों में से किसी ने बता दिया कि पावर कट हुआ कहां से है। 132 बंद हुई है। 132 से बंद हुई है। आप कह रहे हैं कट नहीं है, कैसे बंद हुई 132 से? दिग्विजय सिंह अधिकारी को फटकार लगाते रहे। इसी बीच बिजली भी आ गई। कौन है जी? इसकी जेब क्यों लगाया चालू करने में? जी हमने आपको फोन लगाया तो वापस आ गए। ये कैसी ट्रिपिंग है भाई? बिजली विभाग के अधिकारी से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने यह भी दावा किया कि एमपी में बिजली जरूरत से ज्यादा है। मैं नहीं जानता, मैं पब्लिक का आदमी हूँ। जब बिजली सरप्लस है इस प्रदेश में तो क्यों हम लोग ये बदनामी कर रहे हैं आप लोग? और आखिरकार दिग्विजय सिंह ने बीजेपी वालों पर साजिश करने का आरोप लगा ही दिया। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये किस कदर बदमाशी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। कौन कर रहा है ट्रिपिंग? यही आपका कह रहे हैं कि हमने नहीं ट्रिपिंग करी। ये सब खेल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारी, जो खुद बिजली काटते हैं और फिर एसएमएस भेजते हैं, कांग्रेस आई बिजली गई, कांग्रेस आई बिजली गई। बदनाम कर रही है कांग्रेस पार्टी को ये बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी। मैं इनको एक को देखूंगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो रैलियों में चौकीदार चोर है के नारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी लेखी ने नारों को कोर्ट की अवमानना बताते हुए केस दायर किया है। हालांकि सोमवार को राहुल गांधी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से खेद जता दिया था, लेकिन उन्होंने इस मामले में बीजेपी पर सियासी फायदे उठाने का आरोप लगाते हुए याचिका खारिज करने की मांग की थी। तो चौथे चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब 5वें चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। 5वें दौर में 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके अलावा अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए भी तीसरे दौर के मतदान 5वें दौर में ही पूरा होगा। चार चरण की वोटिंग के बाद 375 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब 3 दौर में 168 सीटों पर मतदान होना है। आखिरी दौर में पहुंच चुके चुनावी संग्राम में सभी पार्टियां अपनी बढ़त बनाने में जुटी हैं। आज पीएम मोदी बिहार और उत्तर प्रदेश में जनसभा करेंगे। पीएम की पहली रैली सुबह 10 बजे मुजफ्फरपुर में होगी। इसके बाद पीएम दोपहर 1 बजे यूपी के बहराइच में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की तीसरी रैली दोपहर 4 बजे बाराबंकी में होगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह 11 बजे दौसा, दोपहर 12 बजे अलवर और करीब 2:15 बजे भरतपुर में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश में रहेंगे। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे टीकमगढ़, 1:15 बजे दमोह और 4:15 बजे खजुराहो में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज यूपी की राजधानी लखनऊ में चुनावी पारा चरम पर होगा। प्रशासन की इजाजत मिलने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रमोद कृष्णम के लिए रोड शो करेंगी। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती की भी लखनऊ में रैली है। उससे पहले मायावती दोपहर 12:15 बजे लखीमपुर खीरी में जनसभा करेंगी। उसके बाद दोपहर 2:30 बजे लखनऊ के मोहनलालगंज में महागठबंधन के लिए वोट मांगेंगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कौशाम्बी में जनसभा को संबोधित करेंगे।
पांचवें चरण के लिए 6 मई को वोटिंग होनी है। यूपी की 14 और राजस्थान की 12 सीटें दांव पर हैं। लिहाजा सभी दलों ने इन 2 प्रदेशों में प्रचार पर अपना पूरा जोर लगा दिया है। टीम न्यूज नेशन। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। बीजेपी की तरफ से खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला है, वहीं टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी तीखा पलटवार कर रही हैं। आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है। आज भी तुम्हारे विधायक भी आपको छोड़ करके भाग जाएंगे। दीदी देख लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान ने ममता बनर्जी को आग बबूला कर दिया है। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में प्रधानमंत्री ने सीधे ममता बनर्जी को अपने निशाने पर लिया। दीदी आपकी जमीन खिसक चुकी है और दीदी देख लेना 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे चारों तरफ कमल खिलेगा। दीदी तुम्हारा बचना मुश्किल है अब, क्योंकि आपने विश्वासघात किया है। मोदी के आरोप पर ममता बनर्जी ने भी जवाब देने में देरी नहीं की और पूर्वी मिदनापुर में तुरंत पलटवार किया। उन्होंने पीएम पर बंगाली अस्मिता से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगा दिया। नरेंद्र मोदी माँ माटी मानुष के गालागाली दिच्छो दाओ, मने रेखो जीवने माँ के सम्मान दाओनी, बउकेও सम्मान दाओनी, मानुषकेও सम्मान दाओनी। তোমার কাছ থেকে মানুষ এর থেকে বেশি আর কি আশা করতে পারে? আমরা সম্মান দিই। ममता बनर्जी ने तो नरेंद्र मोदी को जुबानी तौर पर जवाब दे दिया, लेकिन उनके बयान के बाद टीएमसी ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया और चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज करा दी। पार्टी नेता डेरेक ओब्रियन ने ट्वीट करके कहा कि एक्सपायरी बाबू पीएम कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा, एक पार्षद भी नहीं। आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं या हॉर्स ट्रेडिंग? आपकी एक्सपायरी डेट नजदीक है। हम चुनाव आयोग के पास शिकायत करने जा रहे हैं और आप पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाएंगे। शाम 7 बजे टीएमसी ने इस संबंध में चुनाव आयोग के पास अपनी शिकायत भी दर्ज करा दी है। जाहिर है कि चुनावी जंग के बीच तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। टीम न्यूज नेशन। तो पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के दौरान खूब बवाल हुआ। आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो की गाड़ी तक तोड़ दी गई। बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से टीएमसी की शिकायत की, वहीं टीएमसी ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। आसनसोल के ज्यादातर इलाकों में मतदान के बीच मारपीट, झड़प और जवाब में सुरक्षा बलों की कार्रवाई की ही तस्वीरें सामने आई। कहीं सुरक्षा बलों ने लोगों पर लाठियां और लात बरसाई, जमीन पर गिराकर पीटा, तो कहीं सांसद सुप्रियो के गार्ड ने गुस्साए लोगों पर बरसाए थप्पड़। आसनसोल के बूथ नंबर 199 से लोकतंत्र की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ बीजेपी सांसद और उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो चुनाव कर्मी से ही उलझ गए। आसनसोल के कई बूथों से मतदाताओं ने आरोप लगाए कि कुछ चुनाव कर्मी निष्पक्ष मतदान में बाधा बन रहे हैं। वो लोगों को जबरन एक पार्टी पर वोट डालने का दबाव बना रहे हैं। जो हारने वाले पार्टी होते हैं, जिनको हारने का डर होता है, वही बूथ कैप्चरिंग का कोशिश कर रहे हैं। आसनसोल के बूथ नंबर 125 और 129 के बाद आज सुबह बड़ा हंगामा हो गया। यहाँ टीएमसी, सीपीएम और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। बूथ के बाहर कहीं हाथापाई हो रही थी तो कहीं लाठी डंडे चल रहे थे। पुलिस और सुरक्षा बलों ने मामले को शांत करने की कोशिश की तो कार्यकर्ता उनसे ही उलझ गए। आसनसोल से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज नेशन। तो 6 साल पहले पूरा देश चौंक गया था जब पता चला था कि भजन कीर्तन और धर्म आध्यात्म की बातें करने वाले नारायण साईं पर सूरत की साधिकाओं ने रेप का आरोप लगाया। 6 साल तक चली सुनवाई के बाद 26 अप्रैल को अदालत ने आसाराम के बेटे नारायण साईं समेत 4 और आरोपियों को दोषी करार दिया था और अब आज अदालत ये फैसला सुनाएगी कि इन गुनहगारों को क्या सजा मिलती है। सूरत की साधिकाओं के रेप केस में नारायण साईं दोषी करार। बलात्कार के गुनाह में नारायण साईं के 4 और साथी दोषी करार और साधिकाओं से बलात्कार के इन्हीं गुनाहों की आज सुनाई जाएगी सजा। ये तस्वीरें 26 अप्रैल के दिन सूरत सेशंस कोर्ट की हैं, जब मौके पर भारी भरकम पुलिस सुरक्षा से लेकर डॉग स्क्वाड तक तैनात किए गए थे।
क्योंकि इस दिन अदालत में नारायण साईं रेप केस में बड़ा फैसला होना था। सुबह 11 बजे सूरत पुलिस की टीम नारायण साईं समेत दूसरे आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंची, जहां कोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साईं को दोषी करार दे दिया। अदालत ने नारायण साईं के साथ 4 दूसरे आरोपियों को भी दोषी पाया और इन 5 को आज सजा सुनाई जाएगी। मुख्य आरोपी नारायण साईं, गंगा, जमुना, हनुमान और राजकुमार मल्होत्रा, इन लोगों के खिलाफ जो चार्ज था मेनली वो 376(2) के मुताबिक चार्ज था, 377 के मुताबिक अननेचुरल ऑफेंस का चार्ज था। ये मेन चार्ज है। सूरत की 2 बहनों से बलात्कार के आरोप में नारायण साईं को दिसंबर 2013 में गिरफ्तार किया गया था। सूरत की रहने वाली 2 बहनों ने नारायण साईं और आसाराम के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। 58 दिनों की फरारी के बाद 5 दिसंबर 2013 को सूरत पुलिस ने नारायण साईं को अरेस्ट कर लिया था। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने धर्मिष्ठा पटेल उर्फ गंगा, भावना पटेल उर्फ जमुना, कौशल ठाकुर और ड्राइवर रमेश मल्होत्रा को दोषी करार दिया। इसके अलावा कोर्ट ने 5 दूसरे लोगों को निर्दोष करार दिया। सूरत रेप केस में कुल 35 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इनमें से 25 लोगों ने ट्रायल को लेकर हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है। बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि आज सुनाई जाने वाली सजा के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। अब सबकी नजरें अदालत पर हैं। बचाव पक्ष की कोशिश दोषियों की सजा कम कराने की है, वहीं सरकारी पक्ष आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की वकालत कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। उधर उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन बर्फबारी और भूस्खलन के चलते प्रशासन यात्रा रूट अभी तक साफ नहीं कर पाया है। केदारनाथ धाम की अगर बात की जाए तो यहां रास्ते अभी तक बर्फ से अटे पड़े हैं। दोनों हेलीपैड्स पर भी बर्फ की करीब 5 फीट मोटी परत जमी हुई है। NH 58 पर पहाड़ से गिर रही मिट्टी ने परेशानी को और बढ़ा दिया है और तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन्स पर। अब सवाल ये कि आखिरकार 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होनी है और कैसे वो सुचारू रूप से चल पाएगी अगर हालात इसी तरीके से बने रहे। उधर देश के दक्षिणी इलाकों में फानी तूफान का खतरा बना हुआ है। किसी भी हालात से निपटने के लिए NDRF और नेवी अलर्ट पर है। मौसम विभाग के मुताबिक फानी तूफान की वजह से आज तमिलनाडु के उत्तरी तटीय इलाकों, आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय इलाकों और केरल में कई जगह भारी तो कई जगह हल्की बारिश हो सकती है। वहीं ओडिशा और पश्चिम बंगाल के भी तटीय जिलों में 3 मई से कई जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।